करते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 1/12। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सर तरीका क्या होता है। इसमें दो चीजें पॉसिबल है सर। एक पूछेगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताए कि दो लोग एक ही दिन जन्म लिए। दूसरा पूछेगा सर आपसे कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी कि दो लोग एक दिन जन्म नहीं लिए हो। सर जी इसका निकाल लेंगे तो उसका भी निकल जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी, एक बात बताओ, पहला दो लोग है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का हम कहे कि तुम्हारा जन्म लेने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने दिन में तुम जन्म ले सकते हो, तो कहोगे ना सर 8 दिन में हम जन्म ले सकते हैं। अरे सर जी 7 दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कोई भी जन्मा होगा बाबू तो इस 7 दिन में से एक दिन कोई ऐसा है इस प्लानेट पे, बोलो इसके अलावे किसी दिन जन्म लिया हो? है? नहीं है। तो इसका में फर्स्ट पर्सन का अगर हम सर बात करें तो आप क्या कहिएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट 1/7 होगा। जन्म तो कोनो एक के दिन ना तुम लोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे में, और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस सर 7 हो गया, तो 1/7 होगा कि नहीं? पहले लोग के जन्म लेने की प्रोबेबिलिटी सर कितनी होगी? तो 1/7 होगी। अब बताइए सर जी एक चीज, ए सर जी 1/7 होगी कि 7/7 होगी? क्योंकि 7 में से किसी दिन जन्म ले सकते हो, तो 7/7। सर दूसरे लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी बचा जन्म लेने का? अगर सेम डेट में सर आपको जन्म लेना है, इट मींस जिस दिन ये पहला व्यक्ति जन्म लिया है उसी दिन आपको भी जन्म लेना होगा, उसी दिन आपको भी जन्म लेना होगा। तो मतलब पहला व्यक्ति 21 दिन जन्मा होगा तो इसको भी बॉर्न उसी दिन होना होगा, तो इसके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/7 की। सर दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है या नहीं? ऑब्वियसली है। अगर इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी सर क्या हो जाएगी? 7/7 इंटू 1/7। सर 7 कर दिया, इसका आंसर 1/7 हो जाएगा। के कह रहा था कि 1/12 मिला लो आंसर, आंसर मिलाओ। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? 1/7 होगा। बात बुझाया? ओके है। इसी में सर दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछा होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्संस डू नॉट बॉर्न ऑन सेम डे, दो पर्सन एक दिन जन्म नहीं ले, मतलब डिफरेंट डे की बात करें। सर डिफरेंट डे में जन्म लिया हो तो क्या होगा? ए सर जी सेम डे लेने का कितना है? 1/7। तो सेम डे नहीं लेने का क्या हो जाएगा? नहीं लेने का। डिफरेंट डे मतलब सेम डे नहीं लेने की बात हो रही है। तो कितना कहिएगा सर जी, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा? 1 - PE होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। तो 1 - 1/7 होगा, 6/7 होगा। बोलो बात बुझाया कि नहीं? दो आदमी यदि देखिए सर ये सब क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको आप माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन देखना, दो बच्चे हैं एक फैमिली में, दो बच्चे का जन्म लेना है। प्रोबेबिलिटी सर हमको बताइए एटलीस्ट 1 बॉय, दोनों में से कम एक लड़का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हम कहे कि तुमको क्या करना है? लाइफ प्लानिंग करना है, बच्चे दो ही अच्छे, तो इस दोनों में इस बात की कितनी गारंटी है कि एक गो लड़का होगा ही होगा? एटलीस्ट 1। दोनों हो जाए तो बड़ा अच्छा, क्योंकि अभी भी हमारा सोसाइटी जान ही रहे हो क्या पुरुष प्रधान है। बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 30 सेकेंड का टाइम है। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सुन भी सकते हैं आप। दो बच्चे जन्म लेना है एक परिवार में, कम से कम एक लड़का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बताएं कितना हो जाएगा? ऐसा जी दो बच्चे में एटलीस्ट, देखो ये एटलीस्ट वाला वर्ड बहुत प्रॉब्लम करता है प्रोबेबिलिटी में। जब एटलीस्ट 1 होने का मतलब हुआ या तो एक बॉय हो
या नहीं तो क्या हो, दोनों का दोनों बॉय हो, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। या तो गुरुजी एक गो बेटा हो जाए आपको, या नहीं तो दोनों का दोनों बेटा हो जाए, तो तब भी तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसमें जो अलग अलग लगा के ऐड करेंगे गुरुजी, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि दोनों में से कोई लड़की नहीं हो। दोनों में से एक लड़का होने का क्या मतलब हुआ, दोनों में से एक भी लड़की नहीं हो। दोनों में से एक भी लड़की नहीं हो, इस बात का अगर निकाल देंगे तो हमारा कहानी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अगर 1 में से गर्ल्स के प्रोबेबिलिटी को क्या करे, दोनों के दोनों गर्ल्स के प्रोबेबिलिटी को हटा दे, तो जो बचेगा वो कम से कम एक लड़का होने का प्रोबेबिलिटी होगा, बिल्कुल होगा सर। तो कैसे करेंगे वो देखिए, 1 माइनस एक लड़की, बताओ हम कहे कि अभी जो है तुम्हारी वाइफ समझो प्रेग्नेंट है, तो उसके लड़का या लड़की होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो गुरुजी कहिएगा ना आप 1/2 है, क्योंकि अभी पता नहीं है, क्या है, पता नहीं है। वैसे तो देखो बहुत सारा डेवलप कर गया है टेक्नोलॉजी, पता हो जाता है, लेकिन ये क्या है, कानूनी अपराध है, इसलिए ये अगेंस्ट ऑफ रूल है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं, आप डिसाइड पहले कर लेते हैं तो आपको सजा हो सकती है, इसीलिए डिसाइड करना मत, मतलब पता नहीं होना चाहिए आपको। तो पता नहीं है तो दूगो तो बात पते है, या तो क्या होगा बॉय या नहीं तो गर्ल, और बीच वाला हो गया तो तुम्हारा किस्मत समझिए रहा है, चांद पे जाने का है। तो एक लड़का, बीच वाले का क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं है सर जी। एक लड़का या एक लड़की, मतलब लड़की, फर्स्ट केस में लड़की की होने की प्रोबेबिलिटी कहिएगा तो कितनी है, 1/2 है। अब दूसरे केस में भी, अब दूसरा बच्चा के केस में भी प्रोबेबिलिटी सर कितना है, 1/2 है। लड़का लड़की के केस में तो हमेशा यही प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए आंसर आ गया 1 माइनस 1/4, गुरुजी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठोको ताली। सर जी अगर 3 बच्चा का केस कहता तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लेते, 4 बच्चा करता 4 बार लेते, क्योंकि बच्चा में 2 ही होगा, एक लड़का एक लड़की, कहानी खत्म है। इसको छापिए फटाक से। अब देखिए अगर हमारे पास n और m दो तरह का घटना है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट है। n क्या है सर जी, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ n, नहीं m पहले लिखो ना, पहले m होता है फिर n, और n क्या है सुनिए सर, नंबर दैट इवेंट डजंट अकर, ये है कि इवेंट नहीं होगा गुरुजी। हम कह रहे हैं कोई घटना होगा तो m मान लिए, नहीं होगा तो इसको n मान लिए। होने वाला केस में नंबर कितना है, m है, नहीं होने वाले केस में कितना है, m है। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी होता है, या तो एक हमारे फेवर में हो जाए चीजें, फेवर मतलब अक्रेंस होना, होगा, फॉल हो जाए, और एक हमारे अगेंस्ट चला जाए, तो उसको कहते हैं ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट। तो पहला केस होता है ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर इन ऑफ इवेंट, और दूसरा होता है ऑड्स अगेंस्ट। 2 बातें होती है, ये दोनों इवेंट के बारे में है बाबू, या तो ये हमारे फेवर में हो जाए, ये हमारे अगेंस्ट में हो जाए। तो ऑड इन फेवर की बात होगी, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी तो निकालेंगे, ऑड इन फेवर की अगर बात होगी तो सुनिए, ऑड इन फेवर, फेवर का नंबर कितना है गुरुजी, m है, और टोटल अगेंस्ट में कितना जा रहा है, n जा रहा है, तो इस केस में कितना होगा, ऑड इन फेवर m/n। यानी कहे अगर हमारे फेवर में 3 बार घटना आ सकता है और हमारे अगेंस्ट में 4 बार जा सकता है, तो 3/4। और हमारे अगर अगेंस्ट की बात होगी तो अगेंस्ट वाला नंबर ऊपर और फेवर वाला नंबर नीचे। बात बुझाया। अब अगर गुरुजी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर पूछ दे,
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर पूछ दे इस केस में, फेवर ऑड्स ऑफ फेवर वाला प्रोबेबिलिटी पूछ दे, तो देखिए फेवर वाला केस काय गो है हमारे पास, एम गो है। और टोटल नंबर तो दोनों को मिला के न कहेंगे गुरुजी, बिल्कुल कहेंगे तो एम प्लस एन हो जाएगा। अगर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट कह दे, अगेंस्ट वाली बात पूछ दे, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ दे गुरुजी, तो क्या हो जाएगा, तो अगेंस्ट वाला नंबर कितना है, एन है, टोटल नंबर एम प्लस एन। देखो इस पे एक क्वेश्चन पूछता है और अगर लैंग्वेज नहीं पकड़ोगे ना तो फंसा देता है। कैसे फंसाएगा, तो अभी एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। पहले क्या करो, छाप लो, फटाक से छापो। छाप लिए? चलिए छाप लिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। 3/5 है। इफ ऑड इन फेवर इक्वल्स टू 3/5, then probability of occurrence of event, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? अगर हमारे फेवर में कितना इवेंट है, 3/5 है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ इवेंट का? अभी हम बोले फेवर वाला अगर बात हो रहा है तो ये ऊपर वाला नंबर फेवर का है और ये अगेंस्ट का है, ये बात बुझाया। ऊपर वाला नंबर किसका है गुरुजी, फेवर का है, और नीचे वाला क्या है, अगेंस्ट का है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 3 8। पूछ क्या रहा है सर, पूछा क्या उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट यदि आपसे पूछ दे तो अकरेंस ऑफ इवेंट होने का नंबर ऊपर, अकरेंस ऑफ इवेंट मतलब होने का नंबर ऊपर, होने वाला इवेंट कितना है, 3 है, और टोटल नंबर ना नीचे, तो टोटल नंबर 5 ऑड प्लस अगेंस्ट होता है, तो 3 + 5 मतलब कितना हो गया, 3 + 5, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, 3/8 हो गया। आ गया आंसर? कितना आया बोलिए? लाइव चैट का अब आया। अब आया। चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू था, सारे लोग फिर से जुड़िए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, सारे लोग जुड़िए एक बार फिर से, एक बार लिंक फिर से ग्रुप में सेंड कीजिए, उसी पे होगा। एक बार जुड़ जाइए सारे लोग। बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस पे बाइनोमियल पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, इसलिए सारे लोग एक बार जुड़िए फटाक से। हो गया, चल रहा है ना? चलिए हम लोग अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम को एक बार देखिए सारे लोग, फिर से रिकनेक्ट हो जाइए क्योंकि एक टेक्निकल इशू था।
इसलिए दिक्कत तो हो गया होगा बीच में, थोड़ा सा रिकनेक्ट होइए फिर से, आ जाइए फटाक से सारे लोग ऑनलाइन। चलिए धीरे धीरे फिर लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए सारे लोग, तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसमें समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा अपलोड भी रहेगा, चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है सुनिए, अगर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, ट्रायल्स मतलब टोटल सैंपल स्पेस कह सकते हैं, और p इक्वल टू सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, क्या हो, p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, q इक्वल टू फेल्योर हो, फेल्योर हो, और r इक्वल्स टू टाइम्स दिया हो, कितने टाइम्स की बात ये क्वेश्चन देगा। ये क्या कह रहे हैं फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है वो क्वेश्चन देगा, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देगा, कि कोई इवेंट है और इसमें आप 50% सक्सेस हो सकते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और एक फेल्योर, अगर 50% सक्सेस हो सकते हैं तो फेल्योर कितने में होंगे वो तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में बाइनोमियल थ्योरम आपका काम करेगा, और बाइनोमियल थ्योरम जो पूछेगा, वो जो काम करेगा वो किस पे करेगा वो देखिए, वो पूछेगा लास्ट में, पहले कहेगा कि एक मान लीजिए टैबलेट है, हमने आपको पैरासीटामोल दिया, कहा कि 25% प्रोबेबिलिटी है या 60% प्रोबेबिलिटी है कि आप ठीक हो जाइएगा। 60% का मतलब हुआ अगर 100 लोगों को हमने दिया है तो 60 लोग सही हो गए हैं, इसका मतलब हुआ सर कि ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी उसने दे दिया कि इसका सक्सेस रेट इतना है, फिर तो फेल्योर का निकल जाएगा, 100 माइनस 60 कर देंगे, 40% निकल जाएगा। तो कहेगा अगर 10 लोगों को दिया गया या कितने लोगों को दिया गया तो इसमें से इतने लोग पे ये काम कर जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये आपको क्या निकालना होगा, पी एक्स इक्वल टू आर ऑफ सक्सेस निकालना होगा। ये कैसे निकलता है सर, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से निकलता है, कैसे, तो सो देखिए, पहले एनसीआर ले लीजिएगा, पी का पावर आर डाल दीजिएगा, जितने टाइम वो पूछेगा वो पी का पावर हो जाएगा। आर क्या है, जो क्वेश्चन कहेगा जिसका प्रोबेबिलिटी जो इतना % लोग ठीक हो जाएगा, 5 लोग ठीक हो जाएगा, 4 लोग ठीक हो जाएगा, वो आर होगा। एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो देगा, और क्यू का पावर एन माइनस आर कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपको किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर टाइम्स ऑफ सक्सेस ऑफ एनी इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम कहता है ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का सर बाइनोमियल थ्योरम कहता है, ये प्रोबेबिलिटी का क्या कहता है सर, बाइनोमियल थ्योरम कहता है। लेकिन सर इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, तो इसको क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीज और लिख लीजिएगा, एक चीज और लिख लीजिएगा, एक होता है मीन, एक इसमें निकलेगा मीन, मीन वैल्यू, तो मीन इक्वल टू होता है एनपी, मीन इक्वल टू क्या होता है, एनपी होता है, एक होता है वेरिएंस, एक होता है, ये सब स्टैटिक्स का टर्म है, स्टैटिक्स में पढ़ाएंगे। मीन वैसे जान रहे हैं आप, वेरिएंस कितना हुआ, विचलन इसको कहते हैं, वेरिएंस देख लेना, विचलन कहते हैं कि हाँ विचलन ही कहते होंगे, विचलन या प्रसरण कहते हैं। वेरिएंस कितना होगा, एनपी क्यू होता है वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, एनपी क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, यदि इसमें स्टैंडर्ड, इस सब पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा गुरुजी, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो अंडर रूट जो होता है ना वो वेरिएंस हो जाता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है, एनपी क्यू होता है, अंडर रूट वेरिएंस हो जाता है मतलब एनपी क्यू हो जाता है। ये अभी बस टर्म दिए हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसको छापिए, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसको लिख लीजिए, इसको फटाक से लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। और सब कहाँ चल गया, तुम लोग लाइक करने में कंजूसी करता है, सब कोई लाइक कर दो, जितना आदमी ही देख रहा है सब कोई लाइक कर दो।
बाकी लोग कहाँ चले गए, उनको भी एक बार जगाइए, लेके आइए, जोड़िए, उनके साथ लिंक शेयर कर दीजिए। कर दिए? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। गया टॉस किया गया, एक क्वाइन को कितने टाइम्स? 6 टाइम। अ क्वाइन टॉस्ड 6 टाइम्स। एक क्वाइन को कितने टाइम हमने टॉस्ट किया? ये क्वेश्चन नंबर आपको अप्रोक्स 75 में दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा मोड ऑफ नेचर वहां अलग है। RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 75 का ये क्वेश्चन होगा, देख लेना। एक क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस्ट किया गया? 6 टाइम्स टॉस किया गया। तो पूछ रहा है एटलीस्ट, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 हेड्स? 3 टाइम्स हेड्स चाहिए, एग्जैक्ट 3 टाइम्स हेड चाहिए आपको, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक क्वाइन को 6 टाइम्स सर टॉस किया गया है और आपको 3 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो निकालिए इसमें क्या क्या गिवन है, पहले ये कलेक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। अगर आपके पास ये कलेक्ट हो गया ना तो आंसर आ जाएगा। आ गया? देखिए इसको कैसे बनाएंगे सर, आप बताइए। n इक्वल्स टू हमको पता है कितना है सर, n इक्वल्स टू, तो जितने टाइम टॉस हुआ है तो n का वैल्यू कितना है? 6 है। और जो आपका रिक्वायर्ड है जितने टाइम्स, ये r का वैल्यू होता है। ये बात बुझाया? अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। n क्या है सर? 6 है इस क्वेश्चन में। r क्या है? 3 है सर इस क्वेश्चन में। अब बढ़िए थोड़ा सा आगे, आपको क्या चाहिए सर? p चाहिए और q चाहिए, तब ना बात बनेगा। P चाहिए तो सर हेड आने की, एक क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है, तो बिल्कुल होती है सर 1/2। अगर हेड, ये सक्सेस का है, जो आपका रिक्वायरमेंट है हेड, उसके सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। ये क्वेश्चन नहीं दिया था लेकिन हम जान रहे थे तो आराम से लिख लेंगे। हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/2 होगी, मतलब ये फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी होता है 1/2। अब आपसे जो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछ रहा है, वो आर का वैल्यू कितना दे रखा है? एग्जैक्ट 3 दे रखा है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछ रहा है और आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है सर। इसका मतलब हुआ NCR, अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाए हैं ना, NCR। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो NCR, n कितना है गुरुजी? 6 है। r कितना है? 3 है। उसके बाद क्या बोले थे? p टू दी पावर, क्या याद कीजिए, p टू दी पावर r, q टू दी पावर n माइनस r, यही ना बोले थे? हाँ सर जी यही बोले थे। तो p कितना है सर? 1/2 है। का पावर r का वैल्यू कितना है सर जी? 3 है। इंटू फिर q भी सर 1/2 है, और r n माइनस r करेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। आप गौर से देखिए 6c3 का वैल्यू कितना होता है? 6c3 का वैल्यू कितना होता है? 6 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, होगा या नहीं होगा? इसको करोगे 1/8 हो जाएगा, इसको करोगे 1/8 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6 कट गया ना, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 2 जा 6 कट गया ना, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अच्छा 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 कहाँ से लिख दिए हम, तब ना नहीं आ रहा है। 4 2 जा 8 कट गया, और कुछ कटेगा? 3 कट चुका है। तो आपके पास हो गया 5/16, कितना आ गया? 5/16, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए ये बाइनोमियल थ्योरम जो हमने बताया था उसका कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो एक और क्वेश्चन लिखिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्लर आ रहा है क्या? क्लियर है? हाँ ठीक है। चलिए 5/16 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करवा दे सर, तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए। देयर आर 3 balls, 3 black balls and 2 blue balls in a box.
3 ब्लैक बॉल है, एक बॉक्स में सर 3 ब्लैक बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। ये क्वेश्चन बेटा जाएगा आपको RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 74 में इसी तरह का क्वेश्चन बेटा जाएगा। हमको लगता है देख लेना डेटा भी कहीं मैच ना कर जाए। एक बॉक्स में कितने हैं सर, ध्यान से देखिएगा, एक बॉक्स में 3 ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल कितने हैं, 3 बॉल हैं, ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 3 है। और क्या है सर, ब्लू बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स है। ब्लू बॉल्स कितने हैं, 2 हैं सर, ब्लू बॉल्स 2 हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 आफ्टर 1, 2 बॉल को निकाल रहे हैं। 2 बॉल्स आर टेकन आउट, लेकिन कंडीशन क्या है सर, टेकन आउट 1 बाय 1, या 1 आफ्टर 1 होना चाहिए, 1 बाय 1, एक के बाद एक निकाला जाता है 2 बॉल। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉल, 1 ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। सर जी कम से कम कितने ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन समझ गए। एक बॉक्स है जिसमें क्या है सर, 3 जो है वो ब्लैक बॉल है, 2 जो है वो ब्लू बॉल है, एक के बाद एक बॉल निकाला जाता है, मतलब एक निकाला तो फिर दूसरा निकाला। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि हमको क्या होगा, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। बताइए कम से कम एक ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताएं, कोई बताएं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करिए आंसर। चैट नहीं दिख रहा है हमको, कहाँ आ रहा है, कोई कुछ लिखो तो, चैट नहीं दिख रहा है हमको, कहाँ आ रहा है, अपना रहा है। अच्छा लाइव चैट का तो है। चलिए इसका आंसर बताइएगा कोई, कितना होगा एटलीस्ट 1 बॉल, क्या हो, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए सबसे पहले इसमें P निकालिए, P मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। सर चाहिए कौन सा बॉल, ब्लैक बॉल चाहिए, तो आपको P का वैल्यू, P मतलब जो आपको चाहिए वही आपके लिए सक्सेस है, तो 3/5 है। सर कैसे समझे, 3 गो ब्लैक बॉल है, टोटल मिला के 5 गो बॉल है, तो 3/5 हो जाएगा। सर अगर P का वैल्यू 3/5 है तो Q होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 नहीं होगा। Q इज द फेल्योर ऑफ एनी इवेंट ना, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ एन इवेंट, ये फेल्योर होने का होता है बाइनोमियल थ्योरम में, याद रखिएगा। तो ये P का वैल्यू हो गया गुरुजी, ये Q का वैल्यू हो गया। अब सुनिए क्या कह रहा है, 2 बॉल एक के बाद एक निकाला गया, तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बॉल निकाला है, 2 बॉल निकालने का मतलब क्या हुआ सर, ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो कितना कहिएगा, n का वैल्यू कितना है, 2 बॉल निकाल रहा है ना, तो n इक्वल्स टू 2, वैसे भी 2 टाइप्स है, n इक्वल्स टू 2। यहां तक चीजें क्लियर है। अब लेकिन एटलीस्ट वाला केस में हम हमेशा बोले हैं कि जब भी सर एटलीस्ट पूछना तो इसके होने की मत निकालिएगा, नहीं होने की निकाल के 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कहानी हो जाएगा खत्म। हम क्या बोले, नहीं होने की निकाल दीजिएगा, क्योंकि होने वाले एटलीस्ट 1 में 1 भी आएगा 2 भी आएगा, तो इससे अच्छा है कि 1 में से घटा दीजिए नहीं होने वाले के केस को। मतलब ये आपसे पूछा है एटलीस्ट 1 का, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 0 का निकालिए ना, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर नहीं निकल जाएगा। तो 0 वाले के लिए क्या लिखिएगा आप, NC0, तो n कितना है गुरुजी, 2 है, तो ये हो जाएगा 2C0।
P का पावर R, R का वैल्यू इस बार कितना ले रहे हैं, R इक्वल टू 0 ने लिए हैं, P का वैल्यू सर R, तो P का कितना है 3/5 का पावर R है। अरे इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 0 होता है, और इसमें 0 वाले केस में Q का कितना लीजिएगा 2/5। यहां क्या लिखते हैं गुरुजी, n माइनस आर, तो n का वैल्यू कितना है 2 माइनस 0 कीजिएगा 2n होगा। देखिए 2c 0 का वैल्यू 1 होता है, एनी नंबर टू दी पावर 0 1 होता है, और 2/5 का स्क्वायर है तो 4/25 हो जाएगा। तो यही ये 4/25 हुआ, लेकिन ये 4/25 किसका वैल्यू आया है गुरुजी, नहीं होने का, मतलब एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकलने का। तो एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी जो हमसे क्वेश्चन मांग रहा था वो क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, आर का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो 1 माइनस 4/25 कीजिएगा सर, 21 बट्टा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 21/25 हो जाएगा आंसर इसका। बोलिए इस तरह का क्वेश्चन अब धीरे धीरे माइंड में सेट हो रहा होगा, और बहुत प्रैक्टिस करना होगा। आज हालांकि थ्योरी का हमारा लास्ट क्लास होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में यूट्यूब पे अलग से डाल देंगे। 21/25 कुछ लोग बोल रहे हैं, एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है 21/25। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए जिसको 21/25 आ गया। एक क्वेश्चन लिखिए, पहले लिख लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होगा E1 जब हो रहा होगा, E1 जब क्या हो रहा होगा, हैपनिंग होगा, मतलब कंटिन्यू होगा, ऑन गोइंग होगा। ये जब ऑन गोइंग होगा तो E2 खत्म हो चुका होगा, ऑलरेडी अकर्ड। क्या समझिए, एक इवेंट जब हो रहा होगा तो उस समय दूसरा इवेंट क्या होगा, खत्म हो चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग P E1/E2 की बात करें, E1/E2 की, तो इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात बुझाया। एक घटना के होने के टाइम यदि दूसरा घटना ऑलरेडी खत्म हो चुका हो तो उसको कहते हैं सर जी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी Pe1/E2। तो सर अगर ये Pe1/E2 है तो इसका कोई फॉर्मूला होता होगा, बिल्कुल होता है गुरुजी, बिल्कुल होता है इसका फॉर्मूला। देखिए क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, अगर ऐसा हो तो इसमें निकालना है E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन, चूंकि ये E1 ऊपर में है, इसका जो हम लोग निकाल रहे हैं ओवर E2, तो इसलिए यहाँ जो है आप Pe2 लिख लीजिएगा, निकल जाएगा। सर उल्टा रहता, यदि उल्टा रहता E2/E1 रहता तो क्या होता, तो Pe1 इंटरसेक्शन E2/Pe1 हो जाता। जिसका बात करेगा वो इंटरसेक्शन में रहेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसका प्रोबेबिलिटी नीचे में ले लीजिएगा। इसी को कहते हैं सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन थ्योरी लिख दिए, बुझाएगा नहीं थ्योरी, क्यों नहीं बुझाएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे थ्योरी से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको पहले छापिए, एक क्वेश्चन लिखिए, इसको छाप के एक क्वेश्चन लिखिए, लिख लिए क्वेश्चन। क्या लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 2 इवेंट्स E1 इक्वल्स टू 50, 2 इवेंट्स E1 इक्वल्स टू 50, E2 इक्वल्स टू 50 एंड द कॉमन इन बोथ कॉमन इवेंट्स इक्वल टू 25। E1 कितना है सर 50 है, मतलब कोई भी एक घटना जब हो रहा है वो एक घटना 50 है, दूसरा घटना E2 कितना है 50 है, और दोनों में कॉमन कितना है आपके पास 25 है। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वन इवेंट फ्रॉम E1 when E2
E2 has already occurred, has already occurred. Probability of E1 लिख लिए, probability of taking one event from E1 when E2 has already occurred. देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, E1 का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में सर, जब E2 ऑलरेडी अकर्ड है, जब दोनों में दोनों हो चुका है, E2 जब हो चुका है उस समय E1 का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपसे पूछ रहा है वो PE1 अपॉन E2, यही ना वो आपसे पूछना चाह रहा है गुरुजी की नहीं पूछना चाह रहा है, और आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, PE1 अपॉन E2, यही ना पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से देखिए, अभी हम बोले थे PE1 का क्या कंडीशन होता है सर, PE1 यूनियन E2 अपॉन PE2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब समझिए बात को, दोनों में से कॉमन वाला प्रोबेबिलिटी ऊपर में चाहिए हमको, ये इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन दोनों में कितना है गुरुजी, 25 गो इवेंट है, तो 25 गो में से ना एक गो सेलेक्ट कीजिएगा, तो 25C1 हो जाएगा, 25C1 हो जाएगा कि नहीं होगा सर, 25C1 हो जाएगा। और E2 कितना है, तो E2 भी 50 गो है, तो 50 गो में से ना एक गो लीजिएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, तो 50C1 हो जाएगा। बोलिए चीजें क्लियर है, तो कहानी खत्म हो गया सर। ऊपर में 25C1 का वैल्यू 25 आता है, 50C1 का वैल्यू 50 आता है, काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा आंसर। होगा या नहीं होगा, इस पे अगर ये चीज समझ गया समझ गए होंगे तो एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन बना हुआ है, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। लिखिए, इफ PE1, डेटा अलग हो सकता है, वेरी हो सकता है, पाथफाइंडर में मिल जाएगा, देख लेना। PE1 इक्वल्स टू 3/5, PE1 इक्वल्स टू 3/5 और PE2 इक्वल्स टू 3/10। ये पाथफाइंडर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। PE1 इक्वल्स टू 3/5, PE2 इक्वल्स टू 3/10। अब पूछ रहा है वो एक और चीज दे दिया है आपको, PE1 अपॉन E2, PE1 अपॉन E2, अरे सर सब कुछ तो दे ही दिया। PE1 अपॉन E2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सो सुनिए, देन इस बार वो पूछ दिया PE1 अपॉन PE2 का कंप्लीमेंट, PE1 और E2 का कंप्लीमेंट बताना है, तो बताइए कितना होगा। 30 सेकेंड का समय देते हैं हम आपको, कोई सॉल्व करके बता दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। बताइए, कोई इसका आंसर बता सकते हैं। 30 सेकेंड का समय है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। E1 का दे रखा है, E2 का दे रखा है, E1 ओवर E2 दे रखा है, और P दोनों के कंप्लीमेंट का पूछ रहा है। बताइए इसका क्या होगा। 30 सेकेंड, किसी को आ जाए आंसर तो बाबू भेजना, अपने मन में मत रखना, आंसर अपने पास मत रखिएगा। आया हो किसी को आंसर तो बोले, कोई नहीं बता रहा है। 1/3 कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग को 1/3 आया है। वन बाय थ्री, बहुत सारे लोगों को 1/3 आ रहा है आंसर। भेजो भेजो, कोई आंसर, सही आंसर भेज दो। एक पर्क है 10 रुपया वाला, सही जो बताएगा सबसे पहले। किसी को आया हो आंसर तो बताएं। चलो 2 पर्क है,
ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, विश्वास नहीं हो तो आंसर बता दो सही। कोई बताइए सही आंसर क्या होगा, 2 पर्क का सवाल है। चलिए किसी का आंसर शायद नहीं आ रहा है, अब हम बता दे। कोई बताइएगा, जल्दी बोलिए, कोई किसी का आंसर हो तो बताएं जल्दी से। किसी का आंसर आ गया हो तो सर जी बताएं, नहीं तो हम बताएंगे, तुम लोग से फिर ले लेंगे पर्क। चलो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सर एक चीज देखिए, PE1 है और PE2 का वैल्यू दे रखा है। दे रखा है या नहीं दे रखा है सर जी, आप कहिएगा कि दे रखा है। दे रखा है ना। तो एक चीज बताइए कि अभी हम आपको बताए थे कंडीशनल में, जो PE1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या होता है, बताए थे PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। तो सर देखिए इंटरसेक्शन वाला वैल्यू निकल गया हमारे पास, PE1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू हो गया, इसके वैल्यू में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2/3, या E2 का तो वैल्यू दे रखा है 3/10, तो कट गया 1/5 आ गया, इंटरसेक्शन आ गया ना। अब जो हमको निकालना है उस पे आ जाइए, हमको निकालना है E1 का कंप्लीमेंट अपॉन E2 का कंप्लीमेंट। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो ये भी तो कंडीशनल ही है, कंप्लीमेंट है मतलब नहीं होने का है, तो क्या दिक्कत है सर, है तो कंडीशनल ही ना, लगा दीजिए थ्योरी। तो कंडीशनल में क्या लिखिएगा, PE1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट अपॉन P कंप्लीमेंट ऑफ E2 लिखिएगा। इसको अगर आप जानते होंगे, आप यदि जानते होंगे ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है, E1 इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट हो तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। और डिमॉर्गन थ्योरम कहता है, डिमॉर्गन थ्योरम कहता है कि यदि इंटरसेक्शन है तो उसको आप यूनियन में लिख सकते हैं 1 माइनस P E1 यूनियन E2, ऐसा लिख सकते हैं आप सर। अगर कंप्लीमेंट के ऊपर दोनों के कंप्लीमेंट, दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है इंटरसेक्शन में, तो रूल कहता है कि 1 माइनस P E1 यूनियन E2 लिख सकते हैं, P E1 यूनियन E2 लिख सकते हैं, और कंप्लीमेंट ऑफ E2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P E2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए सर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आ गया आंसर, देखिए आप जस्ट आंसर पे हैं, अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया। ये बुझाया, ये दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाता है इंटरसेक्शन में, और अगर ऐसा आ जाए ना तो 1 माइनस P E1 यूनियन E2 हो जाता है। शायद आई थिंक वेरीफाई कर लेना, उस साइंटिस्ट का नाम मॉर्गन ही था, मॉर्गन ही था जो ये बात बताया था, जो मैथमेटिशियन था ना वो मॉर्गन, यही बात बताया था। और एक बात देखिए अब सर, 1 को रहने दीजिए, ये यूनियन है तो P, आप सेट थ्योरी में यूनियन E यूनियन E2 को क्या लिखिएगा, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 लिखिएगा। तो हो तो गया सर, काम बन गया। तो PE यूनियन E2 को लिख रहे हैं PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, आप कंप्लीमेंट कहाँ, अपॉन 1 माइनस PE2। तो हो गया सर, सबका वैल्यू रख दीजिए, कहानी खत्म है। E1 का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा था, बोलो कितना दे रखा था E1 का वैल्यू, PE1 कितना दे रखा था, PE2 तो दिया हुआ था 3/10, शायद 3/5 था क्या, 3/5 प्लस 3/10 माइनस यूनियन अभी निकाले थे 1/5 अपॉन E2 तो दे ही रखा था 3/10। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके हम बता देते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा ओवरऑल ना, तो 3/7 आएगा आंसर, 3/7 आ जाएगा। ये एलसीएम लेकर के 10 हो जाएगा, तो देखो ये 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, और 7/10 हो गया, 7/10 हो गया।
E2 का वैल्यू इतना ही था ना 3/10। हाँ ठीक है, आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा ये 1 माइनस था ना, 1 कहाँ गया, तो यहाँ आ गया ऊपर में 7/10 और नीचे में आ गया सर 7/10 नीचे भी। एक मिनट देख लीजिए तो 10 10 10 एलसीएम ऊपर में 10 हो गया, ये 639 -2 7। अच्छा डेटा मिला लेना, जो अभी था नहीं सामने में डेटा, इसलिए हम ये लिख दिए हैं, शायद इतना ही होगा। 1 - 3/5 प्लस लिखे हैं 3/10 सही लिखे हैं, माइनस, अच्छा ये 1/5 था, सही है। इसका आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, 3/7 आएगा फाइनल आंसर। कहीं कैलकुलेशन में मिस हुआ हो तो देख लीजिएगा। यहां तक एकदम सही चीज है, आप समझ गए होंगे। ये डेटा पुट कर लीजिएगा खुद से और सॉल्व कर लीजिएगा, 3/7 बता दीजिएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां तक का वैल्यू क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, कंडीशनल भी खत्म हो गया और हमको लगता है कि प्रोबेबिलिटी का थ्योरी आपका कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी में सर जितना थ्योरी पढ़ाना चाहिए था विद एग्जांपल विद क्वेश्चन हमने करवा दिया। लेकिन देखो बाबू, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। कब? अगर आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर नहीं कर रहे हैं तो। प्रैक्टिस कैसे होगा सर? तो आप RS अग्रवाल का टोटल क्वेश्चन कीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं, आप RS अग्रवाल का टोटल क्वेश्चन कीजिएगा और जब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, आपको हम 4 डेज का टाइम दे रहे हैं, 4 डेज का टाइम दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा RS अग्रवाल का टोटल। जितना पढ़ाए हैं उसको रिव्यू कर लीजिएगा, RS अग्रवाल का टोटल क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। जय हिंद।